सुहाग रात में नेहा ने जमान शाह को अपने करीब आने से साफ मना कर दिया। जमान इससे शदीद मोहब्बत करता था, इसलिए इसे छोड़ भी नहीं सकता था। एक रात नींद में नेहा चिल्लाने लगी, तुम वहशी दरिंदे हो, छोड़ो मुझे। ये सुनकर जमान परेशान हो गया। अगले दिन वो इसे बताए बगैर नफ्सियाती डॉक्टर के पास ले गया। नेहा को जमान पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन डॉक्टर के नर्म लहजे में पूछने पर वो फूट फूट कर रो पड़ी। मुझे अपना हमदर्द और मसीहा समझो बेटा, बताओ मुझे क्या हुआ था तुम्हारे साथ। नेहा की आंखों में खौफनाक दहशत थी। वो सब मुझे नोचते थे, मैं जहाँ भी जाती वहाँ कोई न कोई पहुँच जाता। इन्होंने मेरी जहनी कैफियत। डॉक्टर के रूम में नेहा को शदीद घुटन महसूस हो रही थी। छपके डॉक्टर नादिया से बहुत नरमी और हमदर्दी से देख रही थी। मुझे अपना मसीहा समझो बेटा, मैं तुम्हारा इलाज करूंगी। तुम्हारी जहनी कैफियत, तुम्हारी उलझने, सब परेशानियां दूर हो जाएंगी। बस एक बार मेरे सामने अपना दिल दिमाग खोल कर रख दो। जो कुछ तुमने अपने जहन में बसा रखा है वो सब मेरे सामने बयान करो। मुझे पूरा यकीन है कि तुम अपने दिल की बात, अपने दिल की उलझन किसी को नहीं बता पाई हो जब भी शदीद ज़हनी कश्मकश में मुब्तला हो। नेहा हैरानी से डॉक्टर नादिया को देख रही थी कि वो कैसे इसके दिल की बात जान गई हैं। शायद वो एक साइकेट्रिस्ट है, इसलिए इस नेहा के चेहरे पर बहुत सी तहरीरें पढ़ने को मिल रही थीं। नेहा के होंठ कप आ रहे थे। वो बात जो इसने कभी किसी को नहीं बताई थी। दिल चाह रहा था कि आज जिस मेहरबान डॉक्टर के सामने अपना दिल खोल कर रखे। आंखें तो पहले ही भर आई थी। इससे अपना सर टेबल पर रखकर वो फूट फूट कर रो पड़ी थी। मेरा कोई नहीं है डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। अपनी जात में तन्हा किसी से अपनी बातें शेयर करूँ, कोई भी तो मुझे नहीं समझता। मेरा बचपन बहुत भयानक गुजरा है, इतना भयानक कि मैं अपने बचपन के बारे में सोचना भी नहीं चाहती। मैं जब कभी इस उम्र में ज़हनी तौर पर पहुंच जाती हूँ तो रात भर सो नहीं पाती। वो टेबल पर सर रखकर सिसक रही थी। डॉक्टर नादिया ने इसके कंधे पर थपकी दी थी। हौसला करो बेटा, हमारी जिंदगियों में बाज़-औक़ात ऐसा कुछ होता है जो हमें सारी जिंदगी सुकून नहीं लेने देता, लेकिन इससे निकलने का एक रास्ता है और वो है इलाज। अगर तुम्हारा मुनासिब इलाज होगा तो इस ज़हनी टेंशन से निकल जाओगे। इसलिए तो मैं तुम्हारी हर बात जानना चाहती हूँ, तुम्हारे बचपन के बारे में। तुम्हारा बचपन कैसा गुजरा था? मैं जानती हूँ कि तुम्हारे सर पर वालिद का साया नहीं था, लेकिन तुम्हारी वालिदा तो थी। क्या तुमने कभी इनसे अपने दिल की बात नहीं की? डॉक्टर नादिया बड़े प्यार से इसके दिल का हाल पूछ रही थी। इसने आंसू भरी सुर्ख आंखें उठाकर डॉक्टर की तरफ देखा, फिर नफी में सर हिलाते हुए कहने लगी, अम्मी थी, लेकिन इनका होना ना होना बराबर था। वो हर वक्त बिस्तर पर पड़ी रहती क्योंकि बीमार, और मैं और अम्मी अपनी दुनिया में बिल्कुल तन्हा थे। घर के हालात बहुत खराब थे। मारिया बाजी ने जब से घर से भागकर शादी कर ली थी, तब से पूरे मोहल्ले में हम बदनाम होकर रह गए थे। बाबर भाई के घर वाले अम्मी को आकर बददुआएं देते, इन्हें बातें सुनाते कि तुम्हारी बेटी हमसे तुम्हारा बेटा छीन कर ले गए। अम्मी इसी सदमे से बीमार हो गई थी। फिर वो चारपाई से उठ न सकी, लेकिन मैं इस वक्त सिर्फ 10 साल की थी। गरीब औरतों को 10,000 का माहाना वजीफा मिलता है, इसमें अम्मी का नाम भी शामिल था। यूं हम दोनों माँ बेटे का गुजारा हो जाता। एक दिन अम्मी ने मुझे कॉलोनी के करीब मदरसे में कुरान पढ़ने के लिए भेज दिया, क्योंकि मोहल्ले के सारे बच्चे इसमें पढ़ने जाते थे। मैं शुरू से मासूम शक्ल, कम बोलने वाली लड़की थी। शायद घर के हालात ने मुझे ऐसा बना दिया था। मैं रोजाना 4 बजे मदरसे जाती और शाम के 6 बजे वापस आ जाती थी। कारी साहब सब बच्चों को बड़े प्यार और मोहब्बत से कुरान पाक पढ़ाते थे। वहाँ पर मेरी 2-3 सहेलियां भी बन गई थी। नेहा माजी के बारे में बात करते कांप रही थी। डॉक्टर नादिया बहुत गौर और तवज्जो से इसकी बातें सुन रही थी। सेशन रूम का माहौल कुछ ऐसा था कि वो ना चाहते हुए भी अपना माजी याद कर रही थी, जो बहुत तल्ख और तकलीफे था। इस दिन फिर इसे बुखार था, लेकिन अम्मी ने जबरदस्ती ही मदरसे भेज दिया। सफेद रंग का स्कार्फ पहने वो बड़ी मासूम लगती थी, लेकिन इसे सबक याद नहीं था। कारी साहब ने इसे गुस्से से देखा। सबक तो नहीं याद किया तुमने नेहा? कल अपने वालिद को लेकर आना, साथ में शिकायत करूंगा तुम्हारी इनसे। कारी साहब इसके अबू नहीं है। बराबर में बैठी बच्ची कहने लगी, अच्छा भाई तो होगा ना यकीनन? अच्छा भाई तो होगा ना यकीनन? नहीं, भाई भी नहीं है, ये अपनी माँ के साथ बिल्कुल अकेली रहती है।
अच्छा, तो ये अपनी माँ के साथ अकेली रहती है। कारी साहब ने गहरी निगाहों से इसे देखा था और वो इस लम्हे बड़ी मासूम और मजलूम लग रही थी। कुछ इसे बुखार भी हो रहा था। इस दिन कारी साहब ने सब बच्चों को छुट्टी दे दी, जब कैसे रोक लिया। तुम्हें सबक याद नहीं है नेहा? तुम आज घर नहीं जाओगी। वो इन्हें कहना चाहती थी कि आज इसकी तबीयत ठीक नहीं, बुखार है, लेकिन वो इतनी डरपोक थी कि कारी साहब के सामने ये कह ना सकी। खामोशी से बैठी रही। मदरसे में खौफनाक सन्नाटा छा गया था। सब बच्चों की छुट्टी हो गई थी, लेकिन नेहा अभी तक अपना सबक याद कर रहे थे, वो भी बुखार की हालत में। दूसरी तरफ कारी साहब के ऊपर न जाने कहां से शैतानियत सवार हो गई थी। इधर आओ मेरे पास, वो नेहा को अपने पास बुला रहे थे। नेहा मासूमियत से इनके पास चली गई। मैं अब तुम्हें रोज सबक याद करवाया करूंगा, तुम्हें देर से छुट्टी दिया करूंगा, ठीक है? वो बड़े प्यार से इसकी पुश्त पर हाथ फेर रहे थे। नेहा को कारी साहब का लम्स बड़ा अजीब लगा था। रुक रुक कर कहने लगी, मुझे घर जाना है कारी साहब, मुझे बुखार हो रहा है। वो ना जाने क्यों कारी साहब से बहुत खौफ महसूस कर रही थी। क्यों बुखार हो रहा है, दिखाओ मुझे। अचानक इन्होंने इसकी गर्दन को छुआ तो वो बदक कर पीछे हो गई और इसने रोना शुरू कर दिया। न जाने क्यों आज से कारी साहब एक शैतान भेड़िए की तरह नजर आ रहा था। वो उठकर खड़ी हो गई। ए लड़की, रोना बंद करो, आपके कारी साहब ने इससे झिड़का था। तभी अचानक दरवाजा खुला। दरवाजा खोलकर अंदर से आने वाला चौकीदार था। कारी साहब, आपके घर से बुलावा आया है, आपकी बीवी की तबीयत खराब है। चौकीदार के कहने पर वो फौरन ही घर की तरफ भागी और मासूम नेहा मुसलसल रो रही थी। चौकीदार का आना इससे बचा गया था, वरना वो इंसान नुमा शैतान शायद इसकी मासूमियत रोन देता। वो रोती हुई मदरसे से निकली थी। जैसे घर पहुंची वहां मुकम्मल खामोशी थी। अम्मी दवाओं के जेर असर सोती रही। नेहा को देखकर कहने लगती, कितनी देर क्यों कर दी आज मदरसे में आने से? चल जल्दी से भागकर मेरे लिए अंडे लिया। इन्होंने पैसे निकाल कर दिए। बिना इसका चेहरा देखे कि वो कितनी देर से रो रही थी, कि वो आज इतनी मदरसे से देर क्यों आई है, ये भी ना पूछा। इसने खामोशी से स्पारे रखे और दुकान से अंडे लेने चले गए। दुकान वाले बूढ़े ने इसे अंडे देने के लिए अंदर बुला लिया था। ये लो बेटी, इधर आकर ले लो। और वो हमेशा ही अंदर चली जाती थी, लेकिन आज इसकी खबासत थी, झलक रही थी। घर में मुकम्मल सन्नाटा था। दुकान पर कोई भी नहीं था। इतनी प्यारी हो बेटा, तुम्हें चॉकलेट चाहिए? तुम्हें बुढ़े ने इसे सफेद गाल छुए। नेहा का मासूम दिल फड़फड़ाया था। ये लम्स ऐसा लग रहा था जैसे कारी साहब ने इसे छुआ था। बुढ़े ने इसे दबोच लिया, जबरदस्ती इसे चॉकलेट देने लगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो अंकल, वो चीखने लगी। इसके चीखने चलाने पर बुढ़ा घबरा गया। चल भाग जा यहाँ से, दोबारा मेरी दुकान पर न आना। नेहा हाँफती कांपती घर पहुंची थी। इसका बुखार अचानक ही बढ़ गया था। इतनी देर से आई है मरण जोगी। अम्मी से बातें सुना रही थी, फिर इसके हाथ से अंडे लेकर वो किचन में चले गई। ना इसका चेहरा देखा, ना इसकी रोती हुई आंखें, इसका वजूद जो बुरी तरह कांप रहा था। किसके साथ क्या हुआ था? आज दो लोगों ने इसे अजीब तरीके से हाथ लगाया। इनकी शैतानी निगाहें वो आज एक नए रवैये से रोशनास हुई थी। वो स्कूल से आते स्कूल का काम करने बैठ जाती। जैसे मदरसे का वक्त होता, अम्मी चलाने लगी, मदरसे से नहीं जाना, तुझे कुरान पाक पढ़ना है। जो इतने आराम से बैठी है। मैं नहीं जाऊंगी अम्मी। मदरसे से क्यों नहीं जाएगी? तेरा तो बाप भी जाएगा। चल उठ जा। जिस तरह तेरी बहन ने मुंह काला किया है, लगता है तू भी फिर मेरा मुंह काला करवाएगी। सारे मोहल्ले में कारी साहब मारता है मुझे, इसने बहाना बनाया। अच्छा मारता है तो तू सबक याद क्यों नहीं करती? मदरसे तो तुझे जाना ही होगा। इन्होंने जबरदस्ती नेहा को पकड़कर खड़ा कर दिया और फिर सपारा और छोटा सा दुपट्टा इसके गले में डालकर मदरसे की तरफ भगा दिया। वो आंसू से रो रही थी। सफेद चेहरा रो रो कर गुलाबी हो गया था। कारी साहब ने जैसे इसे आते देखा तो वही शैतानी मुस्कुराहट इसके मुंह पर आ गई। आज भी इसे सबक याद नहीं था। जैसे वो सबक सुनाने लगी तो वो इसे गुस्से में कहने लगे, आज भी तुम्हारी छुट्टी नहीं होगी। ये सुनकर इसका नाजुक वजूद कांप रहा था। फिर तो जैसे मामूल बन गया। रोजाना इसे सबक याद ना होता। इसका जहन मुंतशिर हो गया। वो खामोश रहती। कारी साहब जबरदस्ती छुट्टी के बाद इसे रोक लेता। ऐसे मदरसे नहीं जाऊंगी। क्यों क्या हुआ है? क्या किया इसने रोते हुए माँ को सब बता दिया।
वो यहाँ हाथ लगाते हैं, मुझे घिन आती है, मुझे इनके वजूद से, मुझे नफरत है इनसे। वो शैतान है, आदमी नहीं। इतनी बड़ी बड़ी बातें अपनी मासूम बेटी के मुंह से सुनकर अम्मी की आंखें फटी की फटी रह गई थी। वो अक्सर बीमार रही थी, घुटनों का जो इन्हें कहीं जाने नहीं देता था, घुटनों का जो दर्द इन्हें कहीं भी जाने नहीं देता था। दोनों माँ बेटी का जिस तरह गुजारा हो रहा था ये वही जानती थी। मोहल्ले के खुदा तर्स औरत अपने बच्चों के पुराने कपड़े नेहा के लिए दे देती थी और अपने भी खाना पीना इनका कोई ज्यादा नहीं था। नेहा सरकारी स्कूल में पढ़ रही थी। जिस तरह वो दोनों माँ बेटी गुजारा कर रहे थे इन्हें ये मालूम नहीं था। वो बिल्कुल साकित रह गई थी। वो दरिंदा इसकी मासूम बेटी को कि मासूमियत से खेल रहा था और वो इन्हें कुछ खबर भी न थी। नेहा को दबोच कर अपने सीने में उन्होंने जकड़ लिया। मेरी बच्ची, ये बात किसी को न बताना, बस भूल जा इस बात को। आज के बाद मैं तुझे बानो के पास भेज दूंगी। मैं इससे बात करके आई हूँ, वो तुझे कुरान पढ़ा देगी। वो माँ थी, इसका दिल कांप रहा था। अपनी बीमारी और बेखबरी में वो आधी खत्म हो गई थी। इधर बेजान इनकी बेटी मारिया अपनी बीमारी और बेखबरी में वो आधी खत्म हो गई थी। आधी जान इनकी बेटी मारिया इनके वजूद से खेल रही थी। इनकी बेटी मारिया इनके वजूद से खेल रही थी जिस दिन वो घर से भाग गई थी। इस वाक़े का नेहा के जहन पर गहरा असर हुआ था। इन्होंने नेहा को दुकान पर भेजना छोड़ दिया। खुद बीमारी की हालत में वो सामान देने चली जाती और वो घर में रहती। नेहा की खूबसूरती और मासूमियत इसके लिए बबाले जान बन गई थी। जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी इसके पास लोगों को भी इस बात का अच्छी तरह अंदाजा था कि वो बिल्कुल अकेली है। इसकी माँ बीमार रहती है, इसके सर पर कोई नहीं। बानो ने इसे कुरान पाक पढ़ाना सिखा दिया था, लेकिन वो बातें कारी साहब की वो हरकतें मौके पर भी नहीं भूल पाती थी। ऐसे लगता कि रात को वो शैतान इसके ख्वाब में आता है। इसे डराने के लिए वो अक्सर नींद से उठकर बैठ जाती। अब अम्मी बड़ी परेशान रहने लगी कि अगर ऐसे कुछ हो गया तो इसकी बेटी का क्या होगा। उस दिन इसकी मैट्रिक क्लास का आखिरी पेपर था। इसकी मासूमियत, खूबसूरती, नखैस जवानी की उठान देखने वाली थी। वो सड़क किनारे खड़ी बस का इंतजार कर रही थी। अकेले ही आना जाना और मोहतात तरीके से इधर उधर देखना लोगों को चौंका देता था। वो पेपर देकर घर जा रही थी जब मोहल्ले में रहने वाला वो उबाश लड़का इसके पीछे पड़ गया। वो अच्छी तरह जान गई थी कि इसके गंदे इरादे क्या है, क्योंकि बचपन से वो ये सब सीखती आई थी। वो लम्हे में पहचान देती थी। इसकी शैतानी निगाहें इसके ऊपर थीं और वो चुपचाप आगे आगे चलती रही और वो इसका पीछा करता रहा। शिकारी मुंतजर था कि कभी से मौका मिले शिकार पे झपटने का। फिर वो सुनसान गली भी आ गई। नेहा जान गई इससे आगे क्या होने वाला है। अचानक वो रुका और इसके आगे आकर खड़ा हो गया। मुझसे दोस्ती करोगी? वो अपनी मकरूर निगाहें इसके वजूद पर जमाता कहने लगा। रास्ता छोड़ो मेरा। ना छोड़ू तो। वो डीड बनकर खड़ा था। नेहा ने नफरत से इस लड़के को देखा था। नेहा ने इतनी जोर से चीख मारी कि सामने खड़ा लड़का आंखें फाड़कर इससे देखने लगा। वो हैरान था, इसने तो कुछ किया ही नहीं, लेकिन इसके आगे जो होने वाला था वो यह अच्छी तरह जानती थी। इसलिए हिफ्ज मातकदम के तौर पर इसने पहले ही चिल्लाना शुरू कर दिया। बचाओ बचाओ, खुदा के लिए मुझे बचाओ इस दरिंदे से। ये शैतान, ये मुझे नोचना चाहता है, ये मुझसे मेरा वजूद छीनना चाहता है। खुदा के लिए मुझे जीने दो, मुझे जीने का इख्तियार ना छीनो मुझसे। वो चिल्लाए जा रही थी। लड़का ज्यादा उम्र का नहीं बल्कि डरपोक सा था। नेहा को चिल्लाते देखकर इसके दिमागी हालत पे उसे शबा हुआ। वो सर पीट कर वहां से भाग गया। दोबारा पलट कर बिना देखा। लेकिन नेहा बुरी तरह ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब हो गई। इसके बचपन का वो खौफनाक वाकया इसके आंखों के सामने आ गया। जब भी इसके साथ कोई ऐसी बात होती तो वो अपने माजी में वापस चली जाती थी। वो शैतान नुमा गाड़ी और वो दुकान वाला बुरा दरिंदा, वो किसी सूरत इसे न भूलती थी जिन्होंने इनकी मासूमियत को मसख किया था। घर आते इसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। नेहा मेरी बच्ची, दरवाजा खोलो, क्या हुआ है? माँ परेशान थी। वक्त ने इसे मजीद बुरा और बीमार कर दिया था। शायद वो भी मजीद आजमाइशों के लिए जिंदा थी। बेटी की परेशानी, इसकी खोती मासूमियत अब इनसे देखी नहीं जाती थी। एक काम करो अम्मी, मुझे अपने हाथों से मार दो। मुझे नहीं जीना, ये मुझे जीने नहीं देते हैं। ये समझते हैं कि मेरा वजूद इस रोए जमीन पर एक खिलौना है
वो मुझे तंग करते हैं, मुझे सताते हैं। इससे बेहतर होगा ना कि हम दोनों मर जाएं, ये दुनिया छोड़ दें। ये दुनिया हम जैसों के लिए नहीं है। वो अपनी उम्र से बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। अम्मी की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो पहले चारपाई से लग गई थी। फिर नेहा ने घर से बाहर निकलना छोड़ दिया, अपने आप को एक होल में बंद कर दिया। वो सोचती है ये चार दीवारें भी इसके लिए महफूज पनाहगाह है, लेकिन अगर इस घर में भी कोई आ गया तो वो बचकर कहाँ जाएगी? वो कहीं पर महफूज नहीं। इसकी माँ जो वक्त से पहले मर रही थी, इसे परेशानी खाए जा रही थी कि अगर इससे कुछ हो गया तो इसकी बेटी का क्या होगा। वो तो अभी सिर्फ 17 साल की है। इस बिल्डिंग में रहने वाले लोगों से इन्हें कोई भलाई की उम्मीद नहीं थी। ये एक फ्लैट ही था जो इनकी जिंदगी का महवर था। वो सोचने लगी कि इससे बेचकर वो नेहा की शादी कर देती हैं, तभी इन्हें कब्र में सुकून नसीब होगा। अभी इस बात पर अमल भी न कर पाई थी कि जब मारिया चले आई अपने शौहर बाबर के साथ। अम्मी मुझे माफ कर दे, मैंने आपको बहुत दिल दुखाया। हम दोनों बड़ी परेशानियों में हैं। वो इन दोनों को देखकर पुरसुकून हुई थी। फौरन अपनी बेटी और दामाद को माफ कर दिया। कम से कम वो इस सुकून से मर तो सकेंगी कि नेहा की बड़ी बहन और बहनोई इसके साथ है। अब वो अकेली नहीं इस दुनिया में। ये सोचकर इनके चेहरे पर सुकून था, लेकिन नेहा को इन दोनों को पाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, खासतौर पर बाबर का आना। वो बड़े गौर से नेहा की तरफ देख रहा था, फिर ऐसे अकेला देखकर इसके पास चला आया। ओहो, जब पहले तुम्हें देखा था तो इतनी सी हुआ करती थी और आज देखो इतनी बड़ी हो गई हो। इसके हसीन सरापे को देख रहा था। इसकी आंखों में एक चमक भर आई। मारिया एक सांवली रंगत की आम सी लड़की थी, लेकिन नेहा इससे बिल्कुल उलट थी। गोरी चट्टी, भरा भरा जिस्म, मासूमियत जैसे इस पर टूट कर बरसी थी। बाबर की बात पर नेहा ने हकारत से मुंह फेर लिया और इसका यूं नखरे दिखाना बाबर को गुस्सा दिला गया। कहाँ जाओगी ये नखरे दिखाकर? मैं भी इसी घर में मौजूद हूँ। अब एक नहीं बल्कि दो मेरे पास है। वो न जाने कौन कौन से गलीज मंसूबे मना रहा था। फिर मारिया के आने के सिर्फ एक हफ्ते बाद ही अम्मी उनका दिल बंद हो जाने के सबब वो इंतकाल कर गए। वो गुमसुम सी अपनी माँ की मैयत पर बैठी थी। पहले भी यतीम थी, लेकिन आज बस्कीन भी हो गई थी। माँ का सफेद चेहरा इसके सामने से जा ही नहीं रहा था। वो इसकी परेशानियों में कितनी परेशान रहती थी। जब पता चला कि वो ये सब बर्दाश्त कर चुके हैं, वो एक माँ थी, इसके दिल पर क्या गुजरी होगी। लेकिन इन तल्ख हकीकतों ने इसे बहुत बड़े बड़े सबक दिए थे। बचपन से लेकर आज तक इसने जिंदगी में जिस भी मर्द का सामना किया, उसकी फितरत गली से निकली थी। फिर चाहे वो मदरसे में पढ़ाने वाला कारी था या दुकान में से चॉकलेट देने वाला वो बूढ़ा, स्कूल आते जाते छेड़ने वाला वो उबाश नौजवान। सबसे ज्यादा नफरत तो इसे बाबर से थी, जो उसका बहनोई था। इस दिन जब वो किचन में खड़ी चाय बना रही थी, वो नेहा के करीब आकर खड़ा हो गया। ये हर वक्त तुम्हारे चेहरे पर गुस्सा क्यों सवार रहता है? इसके कान पर चुटकियां काटने लगा। अगर आइंदा आपने मुझे हाथ लगाया तो मैं हाथ तोड़ दूंगी। गलीज इंसान। इसके मुंह से ये अल्फाज सुनकर बाबर हक्का बक्का रह गया। इसके लहजे में इतनी नफरत, इतनी हकारत थी कि इसकी रूह भी झिनझिना गई। वो खामोश सा हो गया। लेकिन अम्मी के मर जाने के बाद वो मौके की तलाश में था। एक बार फिर से इसे ऐसा मौका मिले। इस दिन भी नेहा किचन में खड़ी सब्जी काट रही थी जब वो इसके करीब चला आया। सलीके से दुपट्टा सर पर ओढ़े, इसकी सारी तवज्जो सब्जी पर थी। क्या पका रही हो? बाबर की बात का इसने कोई जवाब नहीं दिया। इतने नखरे क्यों है तुम्हारे? हाँ, जवाब देना भी गवारा नहीं करती। बहनोई हूँ तुम्हारा। अचानक ही बाबर ने इसका बाजू पकड़कर इसका रुख अपनी तरफ किया। नेहा के हाथ में छुरी थी। इसकी आंखें बिल्कुल सुर्ख हो रही थीं। इस समय बाबर को इतनी खौफनाक लगी कि लम्हे भर को वो दूर हो गया। अपनी लिमिट क्रॉस ना करें बाबर भाई, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे नफरत आपकी वजूद से। जिस दिन मेरी नफरत इंतहा को पहुंच गई, इस दिन आप ऊपर पहुंच जाएंगे। मैं सिर्फ आपको यहाँ बर्दाश्त करेंगे अपनी बहन मारिया की वजह से, वरना आप और मारिया बाजी अच्छी तरह जानते हैं कि घर मेरे नाम पर है। दोनों को बेदखल करने में 1 मिनट नहीं लगाऊंगी। इसकी धमकी ने काम दिखाया था। आइंदा के बाद बाबर ने इसकी तरफ देखना भी छोड़ दिया, बल्कि अपने किए की माफी भी मांगी। मुझे माफ कर दो नेहा, मैं कोई गलत इंसान नहीं हूँ, वो बेचारगी से कह रहा था। कसूर आपका नहीं बल्कि आपकी फितरत का है। इतना कहकर वो आगे बढ़ गई थी। फिर तो जैसे जिंदगी इसके लिए खत्म होकर रह गई। इसकी जिंदगी सिर्फ कमरे तक महदूद थी। एक ही ख्वाहिश थी कि वो पढ़ लिख कर एक नौकरी हासिल कर ले ताकि मुस्तकबिल की उम्मीद बन सके। इसके जिंदगी में जितने भी मर्द आए, इसका वास्ता कभी किसी ऐसे मर्द से नहीं पड़ा कि कोई इसे तहफ्फुज का एहसास दिलाए।
अपनी मजबूती का, अपनी मर्दानगी का। हमेशा ही उसने मर्द के वजूद से खौफ खाया, दहशत उठाई थी। इसके दिल में मर्द का तस्वर बस इतना ही था कि वो बहुत गंदी नीयत और फितरत के मालिक होते। कोई मर्द किसी औरत को तहफ्फुज नहीं दे सकता, बल्कि इसे अकेला और कमजोर समझकर इसके साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करते हैं। यही सोचते सोचते वो जवान हुई थी। वो 21 साल की थी, पहले से ज्यादा मेच्योर और समझदार हो गई थी। अब तो किसी को इतना मौका भी न देती थी कि कोई इसको उंगली से भी टच कर दे। इससे मर्द से नफरत सी हो गई थी। इतने सालों में इसे इतना तो पता चल गया था कि हिफाजत अपनी कैसे करनी है, कैसे बचा बचा कर खुद को चलना है। वो कभी किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखती थी। घर जाते खुद को कमरे में कैद कर लेती। बस मारिया का एहसान इस पर इतना था कि वो इसकी पढ़ाई का खर्चा उठा रही थी, इसके लिए यही बहुत था। लेकिन अचानक ही मारिया ने इसकी शादी का शोर मचा दिया। वो बुरी तरह चढ़ गई थी, लेकिन इन दोनों ने मिलकर जबरदस्ती इसकी शादी कर दी ज़मान शाह के साथ, जबकि वो कभी भी शादी नहीं करना चाहती थी, कभी किसी आदमी को अपने करीब नहीं देख सकती थी। फिर से वो मंजर इसकी आंखों के सामने आ जाते। ऐसे में वो कैसे ज़मान से कोई रिश्ता बना सकती थी। इसने डॉक्टर नादिया के सामने अपना दिल खोल कर रख दिया। डॉक्टर नादिया ने एक गहरी सांस ली थी। इस लम्हे वो इन्हें एक मासूम बच्ची लग रही थी, वही 10 साला मासूम बच्ची जिसकी मासूमियत को कुचला गया था। मेरा वादा है आपसे, आपकी ये बातें सिर्फ मुझ तक महदूद रहेंगी। मैं आपकी डॉक्टर हूँ, कभी भी आपके माजी को किसी के सामने नहीं लाऊंगी। ये बातें सिर्फ मुझ तक महदूद रहेंगी। वो बड़े प्यार से कह रही थी। अचानक जैसे वो होश की दुनिया में वापस आई थी। वो भूल गई थी कि वो कहाँ बैठी है। यहाँ बैठे बैठे इस रात के 2 बज गए थे। थोड़ी देर बाद डॉक्टर नादिया ने इसके शौहर को बुलाया। आप ले जाओ अपने मिसेस को, माशाल्लाह से बड़ी हिम्मत वाली मजबूत लड़की हैं। आप खुश नसीब हैं कि आपको ऐसी बीवी मिली है। थैंक्स डॉक्टर, दोबारा कभी इन्हें लेकर आऊंगा। डॉक्टर नादिया ने इससे वक्त और दिन बता दिया। नेहा ना जाने क्यों बहुत उदास हो गई थी अंदर से। शायद माजी को याद करना इतना आसान नहीं था इसके लिए। वो सब कुछ, इसका चेहरा बहुत सुर्ख हो रहा था। ज़मान ने इसकी आंखें देखी, शायद वो रोती रही थी। वो दिल से दुखी हुआ, फिर बात बदलने का कहने लगा। आइसक्रीम खाओगी? इसने चौंक कर ज़मान की तरफ देखा, फिर नफी में सर हिला दिया। वो कुछ खोई खोई सी लग रही थी। क्या हुआ, सब ठीक रहा ना? हालांकि डॉक्टर नादिया ने थोड़ा बहुत कुछ ज़मान को इसके बारे में बता दिया था कि बचपन में खाई गई जो इसके जहन पर इस कदर हालांकि डॉक्टर नादिया ने थोड़ा बहुत कुछ ज़मान को इसके बारे में बता दिया था कि बचपन में खाई गई चोटें जो उसके जहन पर इस कदर असरअंदाज हुई हैं कि वो अपने माजी को भूल नहीं पाती। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मतवातर इलाज से वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, बिल्कुल एक नॉर्मल लड़की की तरह बिहेव करेगी। चलो आ जाओ, आइसक्रीम खिलाता हूँ। तो इसे रेस्टोरेंट का आइसक्रीम बहुत फेमस है और इसे उकसा रहा था। मैंने कहा ना, मुझे घर जाना है, अगर आप नहीं लेकर जा रहे तो मैं यहीं पर उतर जाती हूँ। वो ऐसी थी जिद्दी। ज़मान ने गहरी सांस ली। किस कदर मजबूर हो जाता है वो बाज़ौक़ात इसके सामने। सोचते हुए इसने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। इस दिन ज़मान ऑफिस से जल्दी घर आ गया था जब इसने जोनिया के साथ लॉन में बैठी नेहा को किसी बात पर हंसते देखा। वो बहुत कम हंसती थी। हंसना तो दूर की बात है, मुस्कुराने में भी बहुत कंजूसी करती। लेकिन आज वो न जाने किस बात पर मुस्कुरा रही थी। इसकी मुस्कुराहट उजली चांदनी जैसी लग रही थी। बहुत मुकम्मल मासूमियत से हंसती हुई ज़मान का दिल खुशी से भर गया था और इसका दिल चाह रहा था कि इसके साथ बहुत सी शरारतें करे। वो कमरे में आ गया, जल्दी से नहा कर कपड़े भी तब्दील कर लिए। लेकिन वो दुश्मने जान अभी तक इसे दिखने नहीं आई थी। हालांकि आज ज़मान के सर में दर्द हो रहा था। तभी इसने मुलाजमा के हाथ चाय मंगवा ली थी। वो कमरे में नीम अंधेरा करके लेटा था जब दरवाजा खुला, लेकिन चाय लाने वाली मुलाजमा नहीं बल्कि नेहा थी। इसे फरीन बेगम ने ही कमरे में भेजा था। नेहा बेटा जाओ, ज़मान को देखो, आज उसकी तबीयत ठीक नहीं। ये चाय भी दिया ना, चाय पी लीजिए। इसके सरहाने चाय रखकर वो पलटने लगी थी जब अचानक ही ज़मान ने इसका हाथ पकड़ लिया। कहाँ जा रही हो यार, सर ही दुबा दो, इतना सर में दर्द हो रहा है। नेहा की खफकी भरे अंदाज से देखने पर वो बेचारगी से कहने लगा। होंठ बचाती वो बातें नाख्वास्ता इसके सरहाने बैठकर सर दुबाने लगी। नरमो नाजुक हाथों का लम्स ज़मान को एक सरूर में मुब्तला कर रहा था। सर दर्द तो क्या ठीक होना था, उल्टा वो जज्बात में आकर एकदम ही इसका हाथ थाम गया। नेहा इसकी हरकत पर हैरान रह गई। ज़मान की आंखें सुर्ख हो रही थीं।
क्यों ना सता रही हो यार, कब तक मुझे तंग करोगी नेहा? नेहा ने गुस्से से इसे देखा था। मैंने कहा ना, मैं आपसे कोई ऐसा ताल्लुक नहीं बनाऊंगी। अगर आप उन्हें छोड़ना चाहते हैं तो भले छोड़ दें। वो इतनी आसानी से ये बातें कर जाती थी। जमान ने दुख से इसे देखा। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ नेहा, जो अब इश्क में तब्दील हो रही है। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता और तुम छोड़ देने की बात करती हो। इसकी आवाज में दुख की कैफियत थी। वो अब इसके जवाब में क्या कहती? खामोशी से रुख मोड़ गई। वो आज इसे बहुत खूबसूरत लग रही थी क्योंकि इसको कुछ रिश्तेदार आए थे इसे देखने के लिए। फरहीन बेगम ने इसे तैयार होने के लिए कहा तो वो इनके कहने पर तैयार हो गई थी। वो हार श्रृंगार किए जमान के दिल का चैन लूट रही थी, लेकिन इसे जरा भी इसकी फिक्र नहीं थी। नेहा का फूला हुआ मुंह देखकर इसने भी अपना मुंह ठीक कर लिया था। वो फिर खामोशी से चाय पीने लगा। अच्छा कल शाम में डॉक्टर के यहाँ चलेंगे। इसकी कॉल आई थी। वो बहुत नरमी से इसे कह रहा था, मैं नहीं जाऊंगी डॉक्टर के, वैसे भी मुझे इलाज की जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो अपनी कैफियत से आगाह नहीं थी। खामोश बैठी, नाखूनों से नेल पॉलिश खुरचने लगी। जमान ने गहरी नजरों से इसे देखा था। तुम्हें नहीं, लेकिन मुझे तो जरूरत है तुम्हारी। बस तुम्हें न जाने कब मेरी मोहब्बत, मेरी शिद्दतों का अंदाजा होगा। जमान की आंखों में मोहब्बत का ऐसा तासुर था कि न जाने क्यों नेहा का दिल पूरी शिद्दत से धड़का था। वो ज्यादा देर इसकी आंखों में ना देख सके। डॉक्टर के पास आने से एक फायदा हो रहा था। ऐसे लग रहा था कि कोई जहन की गुत्थी आहिस्ता आहिस्ता सुलझती जा रही है। अभी भी वो दोनों अकेले सेशन रूम में बैठे थे। डॉक्टर ने काफी हद तक इसके माजी के बारे में जान लिया। नेहा बचपन की तल्ख यादों से पीछा छुड़ाना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। तुम अभी एक दिन अपने इस भयानक माजी को भूल कर आने वाले जिंदगी में कदम रखोगी, जहाँ पर खुशियाँ तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। कौन सी खुशियाँ डॉक्टर साहिबा? मुझे मर्ज़ा से नफरत है। मुझे अपना शौहर भी बुरा लगता है। वो जब भी मेरे करीब आते हैं, मुझसे मोहब्बत के दावे करता है, तो मुझे इनमें इन्हीं दरिंदों भेड़ियों का चेहरा नजर आता है जिन्होंने मेरी मासूमियत छीनी थी। फिर एकदम ही मेरे दिल की तकलीफ बढ़ जाती है और मैं अपने शौहर का हाथ छटक देती हूँ। हकीकत तो ये है कि मुझे अभी तक इनकी मोहब्बत का यकीन नहीं आता कि वो सच में मुझसे मोहब्बत करते हैं या वो सब एक बेरूप अपनाते हुए हैं। आएगा, जरूर आएगा। तुम अपने शौहर की मोहब्बत का यकीन आएगा। वो एक अच्छे इंसान है, इतना मैं तुम्हें यकीन से कह सकती हूँ। लेकिन जब तक तुम्हारा दिल और दिमाग इस बात पर मुतमईन नहीं होगा, तुम इसे अपनी जिंदगी में कबूल नहीं कर सकती हो। ये बात याद रखना। इसलिए पहले अपने दिल को राजी करो, अपने दिमाग से वो तल्ख यादें भुलाने की कोशिश करो। इसके बाद एक तुम जिंदगी में आगे बढ़ सकोगी। डॉक्टर के समझाने पर वो मुस्कुराकर खामोश हो गई थी। न जाने क्यों आज इसका दिल बहुत रिलैक्स फील कर रहा था। जब क्लिनिक से बाहर आए जमान, इसके चेहरे पर एक इत्मीनान सा उसने देखा। शायद इसका बोझल दिल बहुत रिलैक्स फील कर रहा था। जब क्लिनिक से बाहर आई, जमान ने इसके चेहरे पर एक इत्मीनान देखा। इसका बोझल दिल थोड़ा हल्का हो गया। तुम 1 मिनट मेरा वेट करो, मैंने आज गाड़ी दूसरी तरफ पार्क कर दी थी। मैं भी बस गाड़ी लेकर आ रहा हूँ, वरना तुम्हें भी मेरे साथ रोड क्रॉस करना पड़ेगा। जमान की बात पर वो सर हिला कर एक गई। वो इसका इंतजार कर रही थी, तभी इसकी नजर सामने सड़क किनारे खड़ी एक लड़की पर पड़ी। कमीज शलवार में मलबूस, कंधे पर बैग लटकाए। वो शायद किसी सवारी के इंतजार में थी, लेकिन अचानक ही 2 लड़के इसके इर्द गिर्द आकर खड़े हो गए। वो मुकम्मल इसे घेरे हुए थे। शायद इस पर फिक्रे कस रहे थे, इसे देखकर सीटियां बजा रहे थे। वो लड़की सरपटाती घबराती इधर उधर देख रही थी। इस लड़की के चेहरे पर खौफ था। नेहा की मुठ्ठियां भींच गई थी। किसके दिल गलीज और मकरू चेहरे वाले नौजवान थे। इस कम उम्र और मासूम लड़की को मुसलसल तंग किए हुए थे। तभी जमान सड़क पार करके अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा था। इस लड़की की करीब से गुजरते हुए जैसे वो आगे बढ़ा, लड़की भागती हुई इसकी तरफ आई थी। भाई, वो लड़के मुझे तंग कर रहे हैं। इसकी आंखों में आंसू थे। जमान फौरन ही पलटा था। इसने इन दोनों लड़कों को अपने दोनों हाथों से काबू कर लिया। दुबले पतले, मुंह में पान, गलीज रंगत, रंगदार दांत जिनसे बदबू के बुबोके से उठ रहे थे। ऐसे जोरदार 2-3 मुक्के इनके जबड़े पर दिए कि वो वहीं पर ढेर हो गए थे। 2-4 लोग और भी आ गए। मामला इन्हें समझ आ गया। वो लड़की बड़ी परेशान थी। फिर जमान ने सामने से आए रिक्शे को हाथ दिया तो वो उसमें बैठकर अपने घर चली गई। नेहा दूर खड़ी ये सब देख रही थी।
वो भी तो जमान का इंतजार कर रही थी, लेकिन आज इसने इसका एक नया रूप देखा था। वो लड़की अकेली और गैर महफूज थी। जमान ने इसे तहफ्फुज दिया। पहली बार कोई मर्द इसके दिल को छू गया था। इस अपनी जिंदगी में ऐसी मर्द की कितनी बार कमी महसूस हुई थी, लेकिन नेहा को ऐसे लग रहा था आज इसने इस लड़की को नहीं बल्कि नेहा को इस दरिंदा सख्त मुआशरे से बचाया है। वो भी तो कितनी दफा इस सहारे, इस तहफ्फुज को तरसी थी, लेकिन कोई आगे नहीं खड़ा था। लेकिन जमान ने आज इसके दिल में घर कर लिया था। थोड़ी देर बाद वो गाड़ी इसके सामने लेकर आ गया। अभी तक इसकी पेशानी पर शक नहीं थी। इसका बस न चल रहा था कि वो इन दोनों लड़कों को जान से मार डाले। इसकी भी बहन थी जिसे वो अपनी जान से ज्यादा चाहता था। वो अच्छी तरह जानता था कि लड़कियां इस मुआशरे में महफूज नहीं, खास तौर पर अकेली और मजबूर लड़कियां या किसी न किसी मजबूरी से घर से निकलती हैं। लेकिन नेहा की आंखों में इसके लिए एक अजीब सा तासुर था। वो खाली खाली नजरों से इसे देख रही थी। इसकी आंखें नम देखकर जमान परेशान हो गया। तुम्हें क्या हुआ है? तबीयत तो ठीक है ना? इसने रोते हुए सर हिला दिया। वो अपने लब को चले जा रही थी। वो इससे कुछ कहना चाहती थी लेकिन हिम्मत न कर पाई। खामोशी से बैठी अपने हाथों को देखती रही। जमान इसकी कैफियत ना समझ पाया। फिर कोई और बात समझते हुए इसे तसल्ली देते हुए कहने लगा, बस अगली दफा और आएंगे डॉक्टर के पास, इसके बाद तुम्हें आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेहा ने चौंक कर इसे देखा, फिर आंसू साफ करते हुए कहने लगी, मैं बीमार नहीं हूँ। मेरी बीमारी का हल डॉक्टर नहीं बल्कि एक महफूज पनागा, एक तहफ्फुज है। जमान मुस्कुराया था। मेरी बाहें तुम्हारे लिए एक मजबूत तहफ्फुज हैं। मेरा वजूद तुम्हारे लिए एक घनी छांव है। बस तुम एक बार इनमें बसेरा करके तो देखो। नेहा खामोश थी। वो भी हैरान रह गया, वरना इससे पहले तो ऐसी बातों पर वो बहुत गुस्से का इजहार करती थी। जमान शाह को खबर भी नहीं थी कि नेहा इससे अपनी आंखों में जस्त कर रही है, जो इसकी धड़कनों को छिड़ गया था, महज एक छोटी सी जुर्रत दिखाकर। काफी दिन बाद मारिया से मिलने आई थी। तुम तो रास्ता भूल गई हो, सोचा मैं ही तुम्हारी खैरियत पूछ लूं। जाहिर है अमीर घराने की बहू बन गई हो, हम जैसे गरीबों को कहाँ पूछोगी। मारिया इस पर तंज कर रही थी। ऐसी बात नहीं है बाजी, क्या पता जमान मुझे छोड़ दे और मैं आपके पास ही आ जाऊं। तो मैं ऐसी बातें क्यों करती हूँ नेहा? आखिर इसके दिल में जगह बनाने की कोशिश क्यों नहीं करती? देखो 6 महीने हो गए तुम्हारी शादी को, मुझे हैरत हो रही है। मुझे लग रहा है तूने अभी तक जमान से कोई रिश्ता भी कायम नहीं किया। अगर ऐसी कोई बात होती तो अभी तक कोई खुशखबरी लेकर बैठी होती अपने वजूद में। मारिया के बाद फिर वो हैरान रह गई। अभी कल परसों तो जोनिया की आई हुई फुप्पो इसकी माँ से कह रही थी कि भाई फरहीन तुम्हारे बेटे को शादी को भी उसके 6 महीने से ऊपर हो गए, अब भी तो कोई खुशखबरी नहीं आई। फरहीन बेगम अपनी नन की बात पर कुछ शर्मिंदा हो गई। अरे नहीं फरीदा बाजी, इतनी जल्दी किस बात की है? अभी 6 महीने तो हुए हैं। अच्छा आराम से बच्चा हो तो संभालने में भी आसानी रहती है। आपको याद नहीं मेरी शादी को बस 10 महीने ही हुए थे कि जमान भी इस दुनिया में आ गया। और मैंने खुद की उम्र मेरी कितनी थी? सिर्फ 17 साल। कितनी मुश्किल हुई थी। लेकिन नेहा बड़ी समझदार है, जब माँ बनेगी तो मुझे लगता है बड़े आराम से अपने बच्चे को संभाल लेगी। इनकी सोच बहुत दूर की थी, जबकि वो खाली दिल लिए बैठी थी। और आज मारिया बाजी के सवाल पर वो कुछ न कह सकी। मारिया से चुपके चुपके समझा रही थी, औलाद जल्दी पैदा हो जाए तो मियाँ बीवी का रिश्ता मजबूत हो जाता है। अगर बच्चा हो गया तो जमान तुम्हें कभी छोड़ने का सोचेगा भी नहीं। वो इसे नसीहतें कर रही थी। नेहा ने इस बात पर इन्हें घूर कर देखा था। वो मेरा इलाज करवा रहा है बाजी, बच्चे का तो भी हम सोच भी नहीं सकते। इलाज किस चीज का? वो हैरान रह गई। जो बीमारी है, मुझे कोई भी इस बीमारी को नहीं समझ सकता, लेकिन मुझे हैरत है कि मेरे शौहर को मेरी इस बीमारी का पता चले, जो किसी को भी ना पता चला। शायद ये वजह है कि आज मैं पुरसुकून सी आपके सामने बैठी हूँ। वो खाली खाली नजरों से अपने हाथों को देख रही थी। मारिया दोनों हाथों में अपना सर दिए बैठ गई। इसकी बातें समझ से बाहर थीं। फिर से मिलकर वो चले गई। नेहा कमरे में आकर लेट गई थी, थकी हारी सी। जब कभी नींद नहीं आती तो डॉक्टर ने इसके लिए बोली तजवीज की थी, लेकिन कभी कभार, हर रोज नहीं। शायद वो बचपन से डिप्रेशन का शिकार थी। इसे डिप्रेशन में मुब्तला होकर वो इतनी नफसियाती हो गई थी कि मर्जाद से नफरत करने लगी, क्योंकि इसने हमेशा मर्द का एक भयानक रूप देखा था। लेकिन जमान की नर्म तबीयत, मोहब्बत, इसके तहफ्फुज ने नेहा के दिल में अलग ही मुकाम पैदा कर दिया था। वो हैरान होती है कि अक्सर इसकी गैर मौजूदगी में वो इसके बारे में सोचती रहती थी। जब कभी इसे थोड़ी सी देर हो जाती, इसके निगाहें घड़ी पर टिक जाती। वो भी इस इंतजार में सब्र किए बैठा था कि कब नेहा अपने दिल में धड़कती हुई मोहब्बत को पहचान कर खुद इसकी तरफ बढ़े, बिना इसकी जबरदस्ती। ये नहीं वो दोनों इस रिश्ते को कबूल कर लें। वो इन दोनों के दरमियान कायम हो चुका था।
आज भी ऐसे बहुत देर हो गई थी। नेहा की धड़कनें अजीब शोर मचा रही थीं। अम्मी भाई अभी तक नहीं आए। जोनिया की आवाज आई तो वो भी परेशान थी। खिड़की के बाहर देखने लगी। वो ठीक 6 बजे घर आ जाता था अपने ऑफिस से, लेकिन आज 9 बज गए थे। खाने पर सब इसका इंतजार कर रहे थे। फिर रात के 10 बजे वो घर आया, लेकिन इसके माथे पर पड़ी बंदी थी। फरहीन बेगम ने इसे देखकर चीख मारी। जोनिया भाई को देखकर रोने लगी और खुद वो हैरान सी से देख रही थी। उसके माथे की पट्टी पर लगे खून, वो कोई रद्द अमल ना दे पा रही थी, जबकि जमान हंसते हुए माँ को देख रहा था। कमाल करती अम्मी, आप बच्चों की तरह रिएक्ट कर रही हैं। कुछ नहीं हुआ, एक हल्का सा एक्सीडेंट हो गया था। पीछे वाली गाड़ी की स्पीड ज्यादा तेज थी, इसने मेरी गाड़ी को ठोक दिया। हो जाता है कभी कभार, वो माँ को समझा रहा था। फिर रोती हुई जोनिया को घूरने लगा। बजाय इसके कि अम्मी को चुप कराओ, तुम खुद बच्चों की तरह रो रही हो। हद करते हो तुम दोनों। जरा मियाँ बीवी को देखो कितने हौसले वाली है। तुम दोनों जरा मेरी बीवी को देखो कितने हौसले वाली है, इसलिए कि ओवर एक्टिंग करनी नहीं आती इसे। जाओ यार, तुम ही पानी या जूस वगैरह पिला दो मुझे, वो दोस्ताना अंदाज में नेहा से कह रहा था। वो फौरन ही किचन में गई थी, फिर फटाफट जूस बनाकर ले आई। जमान को नजर आ गया, इसके चेहरे पर परेशानी थी, लेकिन वो जाहिर नहीं कर रही थी। आंखें मुस्तरब थी तो हाथ कांप रहे थे। वो पूछना चाहती थी कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रही थी। इससे हंसता मुस्कुराता देखकर फरहीन बेगम और जोनिया भी मुस्कुराने लगी। वैसे भी वो बहुत ही हिम्मत और बर्दाश्त वाला इंसान था। वो जानता था कि अगर अपनी तकलीफ का इजहार अपने घर की औरतों के सामने करेगा तो वो कमजोर पड़ जाएंगी। वो इन्हें कमजोर पड़ता देखकर वो कभी खुश नहीं होता। थोड़ी देर बाद फरहीन बेगम इसका सदका उतार रही थी। सुबह ऑफिस जाने की जरूरत नहीं, घर पर आराम करो, अब्बू ने इनसे कह दिया था। वो हाँ में सर हिलाता अपने कमरे में आ गया। जाओ बेटा, देखो जरा इसे किसी चीज की जरूरत, और हाँ दूध लाजमी दे देना, हल्दी वाला, ताकि इसे दर्द ना हो। फरहीन बेगम नेहा से कह रही थी। जी मैं दे दूंगी, आप प्लीज परेशान मत हो। वो इन्हें तसल्ली दे रही थी तो मुस्कुराते हुए फरहीन बेगम ने इसके हाथ थाम लिए। मैं खुश नसीब हूँ जो मुझे इतनी समझदार बहू मिली है। बजाय हाथ पांव फैलाने के वो मुझे तसल्लियां दे रही थी। वो इसकी पेशानी चुमकर कह रही थी। नेहा पूरे दिल से मुस्कुरा दी, फिर दरकते दिल के साथ दूध का ग्लास लिए कमरे में चले आई, जहाँ बगैर कपड़े तब्दील किए जमान तकिए पर सर रखे लेटा था। ये हल्दी वाला दूध पी लीजिए, वो अपने मखसूस नर्म लहजे में कह रही थी। ये दर्द इस हल्दी वाले दूध से दूर नहीं होगा। नेहा ने चौंक कर इसे देखा। फिर थोड़ी देर बाद इसकी जुमाइनी बात का मतलब समझ आया तो पलकें ख्वामख्वाम भारी सी हो गईं। ज्यादा तकलीफ तो नहीं, वो बात बदलते हुए कहने लगी। तकलीफ बहुत है यहाँ। जमान ने अपने दिल की तरफ इशारा किया। जमान की बात पर वो खामोशी से होंठ चुबाने लगी। इसने शरारत में आकर इसके दोनों हाथ पकड़कर लबों से लगा लिए। वो सोच रहा था कि नेहा भी गुस्सा करेगी, लेकिन हैरान रह गया इसके होंठों पर मुस्कुराहट थी, शर्मीली सी मुस्कुराहट देखकर। जमान हैरान रह गया। तभी वो मसनूई आंखें मसलते हुए कहने लगा, या खुदा, मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा। तुम नेहा हो ना, कहीं कोई और लड़की मेरी बीवी बनकर तो इस कमरे में नहीं आ गई। आपके वो बेख्तियार हंस पड़ी। मुझे कबूल है आप। इसके मुंह से ये बात सुनकर वो जोर जोर से हंस दिया था। क्या मतलब है? क्या तुमने आज मुझे दिल से कबूल किया है? नहीं, बहुत दिन पहले ही कबूल कर लिया था, जब आपने मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया था। जब कोई मुझे परेशान कर रहा था तो आपने मुझे एकदम एहसास दिलाया कि कोई भी मेरे इर्द गिर्द जो मेरी हिफाजत कर सकता है। जमान ने इसकी बात पर उलझ कर देखा, लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। ये तुम क्या कह रही हो नेहा? नेहा ने अपनी खूबसूरत आंखें उठाकर इसकी तरफ देखा। वो लड़की जो सड़क किनारे खड़ी थी, जिसे वो लड़के परेशान कर रहे थे, इस लड़की में मुझे अपना आप दिखाई दे रहा था। वो लड़की मैं थी। जमान आपको दिखाई नहीं दिया? अगर हर मर्द सड़क किनारे चलती औरत, बच्ची, लड़की को अपनी माँ, बहन, बेटी समझे, जिस तरह आपने उस लड़की को तहफ़्फ़ुज़ दिया, वो एक गैर थी, लेकिन आपने ऐसे एहसास दिलाया कि वो एक मर्द है और इन दरिंदों से इनको तहफ़्फ़ुज़ दे सकता है। वो कितनी खुश हुई थी। ऐसे ही मैं भी बहुत खुश हुई थी, वो गिलोगीर लहजे में कह रही थी। जमान ने इसके दोनों हाथ थाम लिए, मोहब्बत से इसे देखा। मेरा फर्ज है ये, और मेरी तरबियत का तकाजा भी यही कि किसी ऐसे इंसान को नहीं बख्शा जो किसी लड़की, किसी औरत की परेशानी की वजह बने। अगर इस लड़की की जगह तुम या जोनिया भी होती, तभी मैं ऐसे ही करता, और मुझे ऐसे ही करना चाहिए। मेरे होते हुए तुम्हें कभी गैर महफूज होने का तस्वुर या एहसास भी नहीं होगा। मैं तुम्हें अपनी आगोश में, अपनी पनाहों में ऐसे ही महफूज करूंगा कि तुम खुद को खुश नसीब तस्वुर करोगी। नेहा प्लीज यार, अब तो मुझ पर तरस खा लो। कितने दिन हो गए हैं और फिर आज तो मेरी हालत भी कुछ ठीक नहीं। नेहा इसकी बात सुनकर हंसी थी।
आपकी हालत ठीक नहीं, आप खुद अपनी हालत पर तरस खाएं। इसका हंसना मुस्कुराना जमान के दिल पर बिजलियां गिरा रहा था। अच्छा ठीक है यार, थोड़े कंधे दुबा दो, मेहरबानी करो, बीवी हो तो थोड़ी खिदमत कर दो, सवाब ही कमा लो। वो इसे शरारत में ऐसे कह रहा था। नेहा इसे दुबाने लगी। इसके नर्मो नाजुक हाथों का लम्स जमान के वजूद पर गहरा असर छोड़ रहा था। बेखुदा होकर वो इस तरफ बढ़ा तो नेहा ने भी इनकार नहीं किया था। यही तो वो चाहता था। एक मर्द के लिए 6 महीने बहुत होते हैं। चाहता तो वो इन 6 महीनों में एक जज्बाती फैसला करके हमेशा के लिए इस लड़की से अपनी जान छुड़वा देता, लेकिन जमान शाह की मोहब्बत इतनी खोखली नहीं थी। नेहा की मासूमियत कुछ इसके साथ होने वाले वाकयात का असर था, या फिर जो जिंदगी ने मुसीबतों और तकलीफों में इसने गुजारी थी। अल्लाह ने इसके लिए जमान शाह जैसा हमसफर चुनकर इसकी सारी आजमाइशों का सलाह दे दिया था। आज वो बेखुद सी होकर इसकी पनाहों में खुद को सुकून दे रही थी। इसे ऐसे ही तो सहारे की जरूरत थी, वो सहारा जो जिंदगी भर का था। 1 मिनट मिस्टर जमान शाह, आप दोबारा लेके नहीं आए अपनी मिसेस को मेरे पास? अब वो कैसी हैं? डॉक्टर नादिया ने ऐसे इस हॉस्पिटल में देखा तो पूछे बिना न रह सकी। जमान मुस्कुरा दिया। इसकी जरूरत नहीं पड़ी डॉक्टर साहिबा। वैसे आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी बीवी का ऐसा इलाज किया कि आज आप इसे देखकर हैरान रह जाएंगी। डॉक्टर नादिया मुस्कुरा दी। तभी सामने से नेहा आती हुई दिखाई दी। इसे देखकर साफ जाहिर था कि वो प्रेग्नेंट है। वो 7th मंथ प्रेग्नेंट थी। अभी डॉक्टर के रूम से निकली तो उसकी निगाहें जमान को तलाश कर रही थीं। तभी वो इसे कुछ फासले पर खड़ा हुआ दिखाई दिया। कहाँ थी आप? मैं परेशान हो गई थी। इसके चेहरे पर खफगी देखकर जमान मुस्कुरा दिया। डॉक्टर साहिबा पूछ रही थी तुम्हारे बारे में। और डॉक्टर नादिया फखार आज इस बेचारी सी लड़की को देखकर हैरान हो रही थी। वो एक खुशगवार इज़्दिवाजी जिंदगी गुजार रही थी अपने शौहर के साथ। शायद एक औरत के लिए मर्द का होना इतना ही जरूरी है जितना जरूरी एक औरत का तहफ्फुज़ है। नेहा जिस सहारे जिस तहफ्फुज को सारी जिंदगी तलाश करती रही, बिलाखिर वो इसे जमान शाह की सूरत में बन गया। जिसका शौहर था हकीकी हमसफर, कभी ना साथ छोड़ने वाला, वो आज इसके साथ पुरसकून थी। इसके कंधे पर सर रखकर वो ऐसे अपने आने वाले बच्चे के बारे में बातें कर रही थी और वो मुस्कुराते हुए इसकी बातें सुन रहा था।